पेट्रो रसायन उद्योग नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले जो रसायन हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले जो रसायन हैं उन पर आधारित जो उद्योग है वो पेट्रो रसायन उद्योग कहलाता है। बच्चों यहाँ देखने वाली बात है कि पेट्रोलियम अर्थात कच्चा तेल, ठीक है, जिसे क्रूड ऑयल भी हम बोलते हैं, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों लगभग एक ही स्थान पर हमें प्राप्त होते हैं, तो दोनों से प्राप्त जो उत्पाद है या दोनों से प्राप्त जो रसायनों के आधार पर जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं वो इस क्षेत्र में या इस उद्योग में शामिल किए जाते हैं। इस उद्योग में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं और इस प्रकार के जो उद्योग है उसको हमने 4 उपवर्गों में बांटा है, ठीक है बच्चों। तो इस पेट्रो रसायन उद्योग को हमने 4 उपवर्गों में बांटा है और यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से हमें प्राप्त होता है। आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन से उपवर्ग है। पहला है बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में पॉलीमर्स बोलते हैं। यह बच्चों प्लास्टिक आदि चीज़ों को बनाने के काम आता है। दूसरा है कृत्रिम रेशे, आर्टिफिशियल फाइबर, यह वस्त्र निर्माण के काम में आता है। तीसरा है प्रत्यास्थलक या इलेक्ट्रोमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमर्स, ये बच्चों ये रबर जैसी चीज़ होती है और उच्च रसायनों में या उच्च उद्योग में काम आता है। अगला है पृष्ठ सक्रियक मध्यवर्ती, सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट, बच्चों यह सरफेस को सिकुड़ने के लिए काम आता है जो कि उच्च उद्योगों में काम आता है। मुख्यतः बच्चों ये 2 प्रकार की जो उपवर्ग है ये हमारे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होते हैं या फिर डायरेक्ट रूप से हमको प्रभावित करते हैं। एक तो बहुलक है, दूसरा है कृत्रिम रेशे, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम कि मुंबई, भारत में मुंबई पेट्रो रसायन उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र है। शुरुआती दौर से ही 1961-62 से ही लगभग जब शुरुआती दौर चल रहा था पेट्रो रसायन उद्योग का, तब से ही मुंबई इन उद्योगों का केंद्र के रूप में उभरा, ठीक है। यहाँ देखते हैं प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन क्षेत्र को निम्न संगठन, 3 जो संगठन है हम आगे देखेंगे, इन संगठनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। पहला है बच्चों इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IPCL, ठीक है। यह पॉलीमर्स, रसायन रेशों के मध्यवर्ती जैसे विभिन्न प्रकार के पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन और वितरण का काम करता है। इसका काम क्या है बच्चों? पॉलीमर्स और कृत्रिम रेशों का काम यह करता है। IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है बच्चों। दूसरा है पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, PCL, यह बच्चों भारत सरकार और बुनकर सहकारी समितियों का संयुक्त उद्यम है। हमने आपको बताया था बच्चों कि संयुक्त उद्यम क्या होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत सरकार और बुनकर सहकारी समितियों का एक संयुक्त उद्यम है, इसका नाम है पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये पॉलिएस्टर धागा जो कि कपड़ा बनाने के काम आता है, हम जानते हैं बच्चों, पॉलिएस्टर धागा और लाइनोल चिप्स का उत्पादन गुजरात के बड़ोदरा और नलधारी में स्थित कारखानों में करता है। तो गुजरात के बड़ोदरा और नलधारी में जो कारखाने हैं वहाँ पर पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड कार्य करता है और ये किसके अंडर में है? ये संयुक्त उद्यम है जो कि भारत सरकार और बुनकर सहकारी समितियों के साथ में संयुक्त उद्यम बनाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CPET जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यह कोई कारखाना नहीं है बच्चों, ये प्रशिक्षण देने का काम करता है। यह संस्थान प्रशिक्षण देने का काम करता है जिससे कि प्लास्टिक या कृत्रिम रेशों में किस तरीके से इनके नए नए प्रकार के उत्पाद बनाए जा सके और किस प्रकार से इसमें ज़्यादा महारत हासिल कर सके, ठीक है, जिससे कि लगातार इस क्षेत्र का विकास होता रहे, नए नए शोध होते रहें, प्रशिक्षण दिए जा सके, नए लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके, आदि काम ये CPET जो नामक संस्थान है वो करता है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद देखते हैं हम पॉलीमर्स। बच्चों पॉलीमर्स क्या होता है? एथिलीन और प्रोपिलीन से प्राप्त होता है। इसका जो निर्माण होता है वो एथिलीन और प्रोपिलीन होता है। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं बच्चों पेट्रोलियम से। जैसे कि हमने देखा कि पेट्रोलियम से जो रसायन प्राप्त होते हैं उनमें
मुख्य रूप से एथिलीन और प्रोपिलीन भी है, और इनसे किसका निर्माण किया जाता है? पॉलीमर्स का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट है बच्चों, जैसे कि 1961 में नोसिल कंपनी, इसका पूरा नाम है नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नोसिल कंपनी नेफ्ता आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। ठीक है, जो प्लास्टिक का जो सामान हम देखते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के, उस पर ये काम करता था। और किस पर आधारित था? नेफ्ता के ऊपर आधारित था। और कहाँ पर स्थापित हुआ बच्चों? मुंबई में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ। नाम क्या था? नोसिल। नोसिल का पूरा नाम क्या है? नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, हमें इसे याद करना है। इसके पश्चात मुंबई, बरौनी, मैटूर, पिंपरी, रिसरा आदि जगह पर प्लास्टिक की वस्तुओं के उत्पाद बने। पुराने समय में बच्चों, जब 1961 या उसके आसपास का दौर था, तब कुछ ही कारखाने लगे थे। आज वर्तमान में यहाँ पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में भारत में ऐसे कारखाने लगे हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर में देखें तो सबसे पहले नोसिल, उसके बाद अलग अलग शहरों में इसके कारखाने लगाए गए। प्लास्टिक उत्पादों, अब बच्चों हम जानते हैं कि प्लास्टिक उत्पाद क्यों फेमस हुए। सभी जगह पर, हम सभी के घरों में प्लास्टिक उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। उनकी मजबूती, लचीलेपन, जल और रासायनिक प्रतिरोध, ठीक है, जल और रासायनिक प्रतिरोध देखा जाता है। ठीक है, और कम कीमत, ये भी एक मुख्य कारण है। कम कीमत होती है बजाय कि दूसरे धातु की जो चीज़ें हैं उनके बजाय प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो कम कीमत की होती है। इन कारणों से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। प्लास्टिक के जो उत्पाद है वो लगातार रूप से फेमस हुए, और आज हम देखते हैं चहुं ओर प्लास्टिक की भरमार देखने को मिलती है। अगला है बच्चों कृत्रिम रेशे। पहला हमने पॉलीमर्स पढ़े और अगला है कृत्रिम रेशे। ये कृत्रिम रेशे क्या काम आता है? वस्त्रों के निर्माण के लिए काम में आता है। हम सब जानते हैं कृत्रिम रेशे। अब ये किससे बनता है? नायलॉन, पॉलिएस्टर धागे बनाने के कारखाने कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन और उधना में लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये नायलॉन और पॉलिएस्टर ये किससे बनते हैं बच्चों? ये पेट्रोलियम से प्राप्त जो रसायन हैं उनसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक्रिलिक रेशे कोटा और बड़ोदरा में बनाए जाते हैं। ठीक है, यह भी एक कपड़े का प्रकार है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जिसमें मुख्यतः पॉलिएस्टर और कृत्रिम रेशे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक की थैलियाँ या दूसरे प्रकार के प्लास्टिक के जो उत्पाद है यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि इनमें जैव निम्नीकरण का गुण प्राप्त नहीं होता। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से वो नष्ट नहीं होते और लगातार रूप से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण करते हैं, जैसे कि भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और इस कारण से अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी हमें करना पड़ रहा है। आज ये बहुत विकराल समस्या हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या को, इस प्रकार के खतरे को भी हमें देखना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, ये इसका नुकसान या नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बच्चों कि पेट्रो रसायन उद्योग किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ इसके सेंटर बने हुए हैं। यदि हम उत्तर से बात करें बच्चों तो उत्तर प्रदेश में मोदीनगर, उत्तर प्रदेश में बच्चों मोदीनगर, गाजियाबाद, बिहार में बरौनी, राजस्थान में कोटा, मध्य प्रदेश में उज्जैन और गुजरात में बच्चों बड़ोदरा और उधाना, मुंबई ये महाराष्ट्र में, इसके अलावा महाराष्ट्र में नागपुर, ठाणे, पिंपरी, पुणे। तमिलनाडु की बात करूँ तो मनाली, मैटूर और पश्चिम बंगाल में रिसरा। ये स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रो रसायन उद्योग, पॉलीमर्स और कृत्रिम रेशे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर भी बच्चों मैं बता दूँ, जो बिंदु या डॉट है वो पॉलीमर्स या प्लास्टिक बनाए जाते हैं, और जहाँ पर स्टार बने हुए हैं वहाँ पर कृत्रिम रेशों का निर्माण किया जाता है। इस मानचित्र को हमारे खाली मैप में बनाने हैं, और जहाँ जहाँ भी ये सेंटर है अनेक बार छोटे छोटे प्रश्न या फिर मानचित्र के प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, जैसे कि
बताओ रिसरा कहाँ पर है, ठीक है, या फिर बताओ मैटूर कहाँ पर है, या फिर बताओ पिंपरी कहाँ पर है। तो हमें इस क्षेत्र में या इस जगह पर उसको दिखाना है और दिखा करके लिख देना है कि पिंपरी यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार के मानचित्र के जो प्रश्न आते हैं वो भी हमें करने होते हैं और यहाँ पर ये हमें सहायता पहुँचाते हैं। तो हमें सभी प्रकार के जो मानचित्र है वो अपने खाली मैप में बनाने हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं अगला है बच्चों ज्ञान आधारित उद्योग, ठीक है। ऐसे उद्योग जिनमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की भारत में आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है। यहाँ पर बच्चों देखा जाए तो मुख्य रूप से सूचना औद्योगिक क्रांति जो है वो भारत में नई प्रकार की क्रांति है, ठीक है, और भारत इसमें लगातार रूप से अपना स्थान बनाए हुए है, ठीक है। यहाँ मैं बता दूं बच्चों कि जो कंप्यूटर आधारित जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर आधारित जो चीज़ें हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो हार्डवेयर, एक होता है बच्चों सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैं बता दूं कि भारत में हार्डवेयर की जो इंडस्ट्री है वो कम है, वो कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन बच्चों सॉफ्टवेयर के जो मामला है, सॉफ्टवेयर की जो स्थिति है वो दुनिया में अव्वल दर्जे की है और विदेशों में भारी मात्रा में इसका निर्यात भी किया जाता है सेवा के रूप में। और कुछ हमारे वैज्ञानिक या इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो बाहर जा कर के ब्रेन ड्रेन के रूप में, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है बच्चों जो प्रतिभाएं होती है या जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं या प्रतिभाएं जो होती है वो बाहर दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो दूसरे देशों में जाकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारी मात्रा में देश को या दुनिया को लाभान्वित करते हैं। तो भारत का सॉफ्टवेयर के मामले में या सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मामले में काफ़ी अग्रणीय स्थान है। भारत सरकार ने भी इस मामले में काफ़ी पहल की है, अनेक सॉफ्टवेयर पार्क्स डेवलप किए हैं। और बेंगलुरु बच्चों, बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में भारत का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब सिलिकॉन वैली क्या है बच्चों, ये अमेरिका में है, ठीक है। सिलिकॉन वैली एक शहर है, एक क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर बेस्ड काम वहाँ पर किया जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है इस मामले में। तो भारत का जो बेंगलुरु है उसे क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद अन्य केंद्रों में बात करूँ तो हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव और नोएडा, ये अन्य केंद्र है जो कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में लगातार रूप से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में ये निर्यात भी किए जाते हैं, मतलब इनकी सेवाओं के रूप में इनके निर्यात किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इस मानचित्र में कि आखिर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है भारत में। सूचना प्रौद्योगिकी, ये बिंदु जो विधि है बच्चों, इस बिंदु के द्वारा हम देख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी भारत में कहाँ कहाँ पर है। यदि मैं उत्तर से बात करूँ तो बच्चों श्रीनगर, मोहाली, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, ठीक है, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, इंदौर, गांधीनगर, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई, बेंगलोर, इस भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है। इसके अलावा मैसूर, कोझिकोड, कोयम्बटूर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम, ये बड़ी मात्रा में है बच्चों। और सबसे बड़ा जो केंद्र है वो बेंगलुरु है। इसके अलावा हैदराबाद, पुणे, मुंबई, ठीक है, और ये एनसीआर का ये क्षेत्र अर्थात गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे भारी मात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बने हुए हैं, ठीक है। तो ये देख लेने हैं। इसके बाद मैं बात करूँ बच्चों तो हम कि भारत में किस प्रकार से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, इनका आगाज किस प्रकार से हुआ और इनका भारत में औद्योगिक विकास के साथ क्या संबंध है। बच्चों ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, यदि मैं केवल इस टॉपिक पे बात करूं तो बहुत समय निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारी पुस्तक में कुछ शॉर्ट में दिया हुआ है और उन्हीं आधार पर हम देखेंगे कि आखिर इस
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के अंतर्गत भारत में क्या क्या कार्य हुआ। तो इसकी शुरुआत होती है बच्चों 1991 से। 1991 में इसकी शुरुआत हुई जब नई औद्योगिक नीति, ठीक है, नई औद्योगिक नीति हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा यह लाई गई, जब वो वित्त मंत्री थे उस समय। और यह अभूतपूर्व क्रांति थी बच्चों। इस क्रांति के दौर में किस मामले में? आर्थिक विकास के मामले में, आर्थिक समृद्धि के मामले में लगभग क्रांति जैसी अवस्था थी। और इसमें क्या हुआ? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों संकल्पनाओं को भारत ने अपनाया, ठीक है। अब उदारीकरण का क्या अर्थ होता है, निजीकरण का क्या अर्थ होता है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? मैं सिंपल भाषा में बात करूं बच्चों, तो उदारीकरण के अंतर्गत हम विदेशों की कंपनियां या बाहरी जो देश की कंपनियां थी, विदेशों की कंपनियां थी या स्थानीय कंपनियां थी, उनको अपने बाजार में उदारीकरण अर्थात कुछ छूट दी गई, कुछ लिबरल हुए हम उनके मामले में, कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी गई, ठीक है। तो ये उदारीकरण की बात हुई। निजीकरण अर्थात कुछ सेक्टरों को छोड़ करके, मैं आगे बताऊंगा बच्चों, कुछ सेक्टरों को छोड़ करके अधिकांश जो सेक्टर थे वो निजीकरण में दे दिए गए, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां भी उन सेक्टरों में जा सकती थी जो पहले ऐसी अवस्थाएं नहीं थी। और वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरे समूचे विश्व, पूरी दुनिया के साथ में हम आर्थिक रूप से कंधे से कंधा मिला करके चले। उनकी योजनाओं या फिर बच्चों यूँ कहूँ कि बाहर की जो नीतियाँ, विदेशों की जो नीतियाँ हैं और भारत की नीतियों में समानता है, ठीक है। और साथ में पूरी दुनिया में समान रूप से आर्थिक विकास हो, समानता के साथ में आगे बढ़े और कुछ कमियां यदि कहीं पर है तो उसे दूर किया जाए। अर्थात विश्व के साथ में कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना वैश्वीकरण का एक सामान्य अर्थ हो सकता है। इस नीति के अंतर्गत कुछ कार्य किए गए, जैसे कि पहला था औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन। उससे पहले उद्योग चलाने के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे, उस लाइसेंस के लिए बच्चों अब व्यवस्था उसकी समाप्त कर दी गई जब ये इस नीति की घोषणा हुई। दूसरा है विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश। यदि कोई विदेशी तकनीक है, किसी भी सेक्टर में कोई विदेशी तकनीक आना चाह रही है इंडिया में, तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, निःशुल्क रूप से वो इंडिया में आ सकती है। तीसरा है विदेशी निवेश नीति। ऐसी नीति बनाई जाएगी जिससे बाहरी पैसा या बाहरी तकनीक निवेश होकर के भारत में आ सके, ठीक है। इसके बाद पूंजी बाजार में अभिगम्यता। जो पूंजी बाजार है, पैसा जिन बाजारों में काम में लिया जाता है, पूंजी बाजार जो है बच्चों, उसमें लगातार रूप से बढ़ोतरी हो जाए। पांचवा है खुला व्यापार। व्यापार में जो रुकावटें पहले डाली जाती थी किन्हीं कारणों से देशों के मध्य या क्षेत्रों के मध्य, वो भी समाप्त कर दी गई। हमने देखा वैश्वीकरण के कारण, ठीक है, विश्व लगभग एक होता जा रहा है। छठा है प्रावस्थबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन। अर्थात चरणबद्ध तरीके से जो निर्माण कार्यक्रम हो रहे थे उनको उन्मूलन कर देना, उनको वहीं पर रोक देना और कंटिन्यू रूप से निर्माण कार्यक्रम चलाना। और सातवां है बच्चों औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। जो औद्योगिक, ठीक है बच्चों, औद्योगिक अवस्थिति जो कार्यक्रम है, अर्थात इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेट होंगी, कहाँ पर उनका स्थिति होगी, इस कार्यक्रम में छूट देना लगातार रूप से, जिससे कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास हो सके, ठीक है। इस प्रकार से ये 7 पॉइंट थे यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद में देखते हैं कि औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में केवल 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों को समाप्त कर दी गई, जो कि किस प्रकार के उद्योग थे? सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरणीय क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है बच्चों। तो केवल 6 उद्योग उस समय ऐसे थे जो कि सरकार ने अपने पास रखे, बाकी सभी उद्योगों को कैसे कर दिया? लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया। और 6 उद्योग थे जो लाइसेंस व्यवस्था में शामिल किए गए थे। वो भी किस कारण से? क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा, सामरिक अर्थात सीमा से संबंधित, हमारी सुरक्षा से संबंधित और पर्यावरणीय जो कारक थे, इस कारण से उनको छोड़ दिया गया। संपत्ति रखने की जो सीमा थी वो समाप्त कर दी गई कि एक व्यक्ति कितनी संपत्ति रख सकता है। FDI बढ़ाने के प्रयास किए जाने लगे, ठीक है, FDI बढ़ाने के प्रयास करने लगे। और नए सेक्टर जैसे कि खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण में भी व्यक्तिगत कंपनियों को
के लिए खोल दिया गया, व्यक्तिगत कंपनी को लिए खोल दिया गया। जैसे नए सेक्टर थे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण, जो कि पहले ऐसे खोले नहीं गए थे। ठीक है, केवल सरकारी क्षेत्र के ही कंपनियां इसमें काम करती थी। इसके अलावा भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को भी खत्म कर दिया गया और विदेशी कंपनियां और भारतीय कंपनियों के साथ साझा करने की, एक साथ उनको काम करने के लिए भी प्रेरित किया गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए, इसीलिए इसे आर्थिक क्रांति का दौर भी कहा जाने लगा। और इसके बाद लगातार रूप से आर्थिक विकास या फिर औद्योगिक विकास का कार्य हुआ और लगातार रूप से हमने देखा कि 1991 की नई औद्योगिक नीति के पश्चात भारत में औद्योगिक क्रांति का एक नया दौर शुरुआत हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या देखा कि पेट्रो रसायन उद्योग कौन से हैं, इसके अलावा ज्ञान आधारित उद्योग कौन से हैं, और लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों का अर्थात आर्थिक विकास के दौर में जब नई औद्योगिक नीति आई 1991 में, उसमें क्या क्या हुआ। ठीक है,